बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है। बहुत सारे लोगों की छुट्टियां हैं, एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों को। लॉन्ग जो है वो एक हॉलीडे, बल्कि कहूँ वो एक लंबा वेकेशन बहुत सारे लोगों को मिला है। ईद की तैयारियां चल रही हैं, रमज़ान हो रहा है हमसे रुखसत। बहुत सारे जो है वो प्लान्स होंगे, बहुत सारी तैयारियां होंगी और अल्लाह करे ये आने वाली ईद आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। सो आज ईद के हवाले से भी काफ़ी सारी गुफ्तगू आप सबके साथ रहेगी, और लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसी बात भी होगी जिसको अपनाने से, जिस पर बात करने से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। आज हम बात ये करेंगे, अभी गर्मी से तो थोड़ा सा हम बाहर निकल आए हैं। आज भी काफ़ी बेहतर मौसम रहा। अजीब बात होती है, जब मैं ऑफिस आती हूँ बड़ा अच्छा मौसम होता है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ये मौसम धोखा दे देता है। कराची का मौसम बड़ा बेवफा है, ये एकदम से तब्दील हो जाता है। लोग फिर भी बेहतर हैं, ये मौसम जो है ना ये बड़ा ख़राब हो गया। सो ये मौसम की तब्दीली तो रहती है, लेकिन ये जो गर्मी सर्दी और ये तमाम चीज़ें ये इंसानी बॉडी के अंदर टेम्परेचर्स को भी चेंज कर रही होती हैं, और उसकी वजह से अक्सर जो है ये जो गर्म ठंडा हो जाता है ना, ये डॉक्टर्स तो मानते नहीं हैं इस चीज़ को, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ पर ज़रूर पड़ रहा होता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम अपने दांतों के हवाले से जो है वो बात करेंगे, और अगर मैं इसको रिलेट करूं तो वो दांत जो बड़ी ख़ास, जो एक आम सी प्रॉब्लम होती है दांतों में, जो ठंडा गर्म लोगों को लग रहा होता है। ईद आने वाली है, रमज़ानों में हमने माशाल्लाह से चाहे पूरे 11 महीने हम लाल शरबत पिए ना पिए, लेकिन रोज़ा हमारा बग़ैर शरबत के खुलता नहीं है। हमें ठंडा शरबत भी चाहिए, हमें चटनियाँ भी चाहिए, हमें तमाम चीज़ें चाहिए। लेकिन ये जो हमने इतने चस्के लिए हैं, ये हमारे दांतों के लिए कितना जो है वो नुकसानदेह साबित होता है। इनको हमें किस तरह साफ़ रखना है, इनका ख्याल कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। नए कपड़े पहनेंगे हम तो दांत भी तो हमारे फिर साफ़ होने चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें, तमाम एहतियाती तदाबीर इंशाल्लाह आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है, आपने पहले भी इन्हें मेरे प्रोग्राम में देखा है, डॉक्टर शिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको एडवांस में ईद मुबारक। शुक्रिया आपको। आपने ईद की तैयारी कर ली? कर ली। कितने जोड़े लिए आपने ईद के? सही बात। नाम रखी बासी ईद क्यों बोलते हैं? वैसे ईद तो ईद होती है, 3 दिन की ईद होती है। ईद को 3 दिन की तरह ही मनाना चाहिए, और हर दिन जो है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। चौथे दिन को आप बासी ईद कहते हैं, लेकिन 3 दिन जो है, तो आपने 3 जोड़े बनाए हैं? नहीं, मैं 3 जोड़े तो नहीं बनाए। फिर आपने 4 बनाए? नहीं असल में ये सेक्शन ज़्यादा तो फीमेल की साइड का ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, हम बदनाम ज़्यादा होती हैं आजकल। मर्द भी माशाल्लाह से पूरे उनके जो है वो फैशन होते हैं। अच्छी बात है, हर शख्स को जो है वो खुश लिबास होना चाहिए। हर इंसान का हक बनता है कि वो अच्छी तरह से तैयारी करे। वैसे लेकिन ईद को ज़ीन के साथ ही जोड़ा जाता है, और अब वो कपड़ों वाला सिलसिला थोड़ा सा पीछे चला गया। इस वक्त जो तैयारियाँ चल रही हैं ना, वो दुपट्टे की पीको रह गई होगी, मैचिंग का जूता रह गया होगा, किसी की चूड़ियाँ रह गई होंगी, किसी की मेहंदी रह गई होगी। सो ये बड़ी खूबसूरती है हमारे कल्चर की, और हमें ये तमाम चीज़ें आखिरी वक्तों में याद आ रही होती हैं, और हमने ये चांद रात के लिए रखी होती हैं। हमने ये तमाम चीज़ें, मेहंदी लगाने का मज़ा ही चांद रात में। आप लेके जाते हैं अपने घर वालों को? बाहर पार्लर के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं? अब थोड़ा सा हमें कुछ प्रिविलेज मिल जाती है। पहले से देखिए, आजकल तो बहुत पहले से सेट करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है आजकल, और माशाल्लाह से लास्ट 2-3 साल से हमारे यहाँ रौनकें बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा आपको इंतजाम करने पड़ते हैं। तो पहले से तय करा होता है। आजकल तो टाइमिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। लास्ट ईयर जो है वो बहुत रिकॉर्ड रहा कि जिस तरह जितनी सेल रही, जिस तरह लोग निकले, क्योंकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को भी बाहर निकलते हुए, एक खौफ की फ़िज़ा भी थी। मामलात अभी भी कुछ ऐसे रहे, उनके दिलों में खौफ भी है, डर भी है, दुख भी है, अफसोस भी है। लेकिन अगर एक तरफ देखें तो हाँ, फिर भी लोगों के अंदर एक खुशी की लहर फिर भी रही। लोग निकले, लोगों ने एंजॉय किया इन तमाम चीज़ों, और अल्लाह करे कि ये खुशियाँ इसी तरह बरकरार है, और हम इस बार भी एक अच्छी और बेहतर ईद जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। डॉक्टर साहब, हमने शरबत भी पिए हैं और बहुत पिए हैं, हमने चटनियाँ भी खाई हैं, और हमने पता नहीं क्या कुछ सब मिक्स करके जो है ना वो हमने सब कुछ खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ खाया है। अभी जो बेचारे दांत हैं, उस दिन जो है वो कोई कह रहा था ये जो चने हैं ना ये सही गले में नहीं है। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, इनको कुछ तो
की जगह तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल ऐसी हो कि मुंह में जाए और जो है ना वो हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। हम अपने दांतों को जो है वो उनकी एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते। क्या दुरुस्त बिल्कुल नरम ग़िज़ाएं खानी चाहिए या थोड़ी सी हमारी च्यूइंग भी होनी चाहिए कि अच्छे से हम जो है च्यू करें चीज़ों को ताकि हमारे दांतों की एक्सरसाइज भी हो? देखिए, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज़ दी हमारी बॉडी में टीथ को दी है। टीथ इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए दिया कि भाई वो बहुत से थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ा सा हम उसको अपना मुंह चला लें और फिर हमारे पेट में ज़्यादा जाके उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह चबा चबा के ग़िज़ा खाएँ उसको, एक तरह से जब वो पेट मुंह से नीचे उतरे तो पेस्ट फॉर्म में आ जाए, सलावा के साथ मिलकर, थूक के साथ मिलकर। ये अच्छा है, इस तरह से हमें करना चाहिए। तो मुंह चलाना चाहिए, जोर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताया ना, जब भी मैं बात कर रही हूँ कि हमने सारा कुछ खा लिया है, अब सब कुछ मिक्स करके हमने खाया है और फिर टाइमिंग्स भी बड़ी ख़राब हो जाती हैं सहरी में। आखिर में हमें बिल्कुल एंड टाइम, पूरी रात हम जाग रहे होंगे लेकिन आखिर में अजान होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। वो पानी का गिलास है ना, वो बहुत कीमती होता है, जब वो जब सायरन बज रहा होता है ना तब पीना होता है। इस दौरान हम उस पानी के गिलास के इंतज़ार में ना ब्रश करना भी भूल जाते हैं। तो कितने दिन ऐसे होते हैं जो इसी तरह लोगों के निकल जाते हैं। मैं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूल जाते होंगे लोग, ऐसा भी होता है। फिर आप ये तमाम चीज़ें खा भी रहे होते हैं और आपने, मुझे याद है आपने कहा था कि बेड पर मतलब रात को ब्रश करना सुबह ब्रश करने से ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो तमाम रूटीन रही, अक्सर लोगों को डिस्कलरेशन भी हो जाता है, दांतों में कलर भी ख़राब होने लग जाता है। क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? देखें, सबसे पहले तो अगर हम रोज़ाना ब्रश कर रहे हैं और दिन में 2 दफ़ा करना चाहिए, वो कर रहे हैं, तो फिर एक दांत के ऊपर डिस्कलरेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाएंगे एंटिल के कोई आपका स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। अगर आपकी टेक्निक सही है, आप ब्रश दिन में 2 दफ़ा करते हैं, तो फिर ऐसे होने के चांसेस सिले में, और आपके दांत शुरू से वाइट थे या साफ़ सुथरे थे, वाइट मतलब सही नहीं है, साफ़ सुथरे थे, तो फिर उसके ऊपर धब्बा, डिस्कलरेशन, इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हो गई हैं तो इस धब्बे की वजह से पड़ते हैं, एक सरफेस के ऊपर, दांत के ऊपर जम जाता है, एक दांत के स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, या पेनिट्रेट हुआ होता है शुरू से जब दांत निकलता है। तो इन दोनों की कैटेगराइज करके हम उसको इसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके दांत शुरू में साफ़ थे और बाद में उसके ऊपर धब्बा आ गया है, तो फिर आप सीधे, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम डेंटिस्ट जो क्वालिफाइड हो उसके पास जाएँ, उसको प्रॉपर असेस भी कर लेगा। लेकिन मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर टीथ क्लीनिंग या स्केलिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादातर सही होती है। ठीक है। और अगर आपका स्ट्रक्चर डिफेक्ट है या पेनिट्रेशन हो गई है डिस्कलरेशन की, आपके दांत के स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, उसमें सबसे कॉमन लोग कहते हैं टीथ वाइटनिंग है, जो लोगों को पता है। इसके अलावा एयर एब्रेजन होता है एक प्रोसीजर, वो भी है। इसके अलावा कुछ कोटिंग की जाती हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से स्केलिंग में ये जो आप लोग करते हैं, ये क्या होता है? ये प्रेशर देते हैं, ये ऐसा लग रहा होता है कि कोई चीज़ घिस रही है, ऐसा हो रहा होता है, क्या होता क्या है जो जब आप लोग स्केलिंग करते हैं? इससे पहले लोग करवाते हैं स्केलिंग? प्रेशर से पहले, शादी से पहले, ये काफ़ी है, इससे पहले भी होता है। हाँ, और मेरा ख्याल है कि वेल बिफोर रमज़ान या जस्ट बिफोर रमज़ान ये ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ताकि इसके ऐसा फिर टीथ क्लीन रहते हैं। और टीथ क्लीन हो तो आपको रमज़ान में जब हम दरअसल ब्रशिंग को मजबूरी में बाज़ाबत हो जाता है, जैसे आपने कहा कि जल्दी में सब भूल जाते हैं, तो उसको कुछ अवॉइड करना शुरू कर देते हैं या अवॉइड हो जाता है वो, तो उसमें फिर आपको फ़ायदा ही होता है। तो जस्ट बिफोर रमज़ान मेरे ख्याल एक डेंटिस्ट को विजिट, और अगर नीड है स्केलिंग या दांतों की सफाई की, वो कराना बहुत ही अच्छा है। तो स्केलिंग से जो कहते हैं, मैंने शायद पहले भी ये सवाल किया, लेकिन फिर भी जब जिक्र निकला तो मैं कर देती हूँ। कहते हैं स्केलिंग से जब आप स्केलिंग कराते हैं तो डेफिनेटली एक प्रेशर से आपको अपने टीथ पर फील हो रहा होता है, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको दांत जो है ना वो हो रहा है, खुरचा जा रहा होता है। एक फीलिंग आ रही होती है जिस तरह आपका दांत जो है ना वो कमज़ोर हो रहा है, उसकी लेयर्स हटाई जा रही हैं। डॉक्टर साहब, एक ये नॉर्मली एक मिथ यही ऐसे ही है कि स्केलिंग से दांत जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इज़ इट राइट? ऐसा ही है? नहीं, ये बात तो सही नहीं है, और बहुत ही कॉमन सवाल है। लोग सबसे ज़्यादा डरते भी हैं और इसी वजह से शायद अवॉइड भी करते हैं। देखें, एक चीज़ है जो आपके दांत पे इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से चिपक गई है, दैट इज़ डिस्कलरेशन या फूड, जो कि आपके नॉर्मल ब्रशिंग से भी नहीं हट रही है, और ब्रश में भी आप सही थोड़ा सा जोर लगाती हैं। तो फिर हमें एक ऐसी मशीन चाहिए, ऐसे टेक्निक चाहिए जिससे हम उस चीज़ को थोड़ा सा खुरच सकें। वो हम खुरचते हैं, तो पहली चीज़ जो खुरची जाती है वो आपके टूथ के ऊपर एक डिपॉजिट, प्लाक, कैलकुलस, डिस्कलरेशन है। ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता। अगर आप उसको बहुत ही बारीकी में देखें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर्स में कोई एक लेयर अगर जाती है, जो कि अगर हम एक अच्छी तरीके से ब्रश करते हैं तो विद इन अ वीक और सो जो है ना वो रिप्लेस भी हो जाती है। कैल्शियम जो हमारे टूथपेस्ट में होते हैं,
ये सब हमें हेल्प करते हैं उसको वापस आने में। तो इनिशियली लोगों को लगता है कि जी कुछ ऐसा थोड़ी सेंसिटिविटी होती है, थोड़ी रफनेस होती है। रफनेस इमीडिएटली स्केलिंग के बाद एक पॉलिशिंग एक प्रोसीजर उसको करके स्मूथ कर देते हैं, लस्टरस कर देते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। और एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, वो विद इन अ वीक और सो में ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो नॉर्मली लोग जो हैं, एक तो चलें ब्रशिंग का प्रोसेस जो है वो तो डेफिनेटली जिस तरह आपने तो कहा था कि 6 मंथ जब पहला दांत आए उस वक्त से ब्रशिंग जो है वो आप बच्चे की शुरू कर दें, याद होगी मुझे डॉक्टर साहब की चीज़ें। अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं माउथ वॉश पे कुछ लोग जो हैं उन्होंने टूथपेस्ट के साथ ही माउथ वॉश का इस्तेमाल किया होता है। अच्छा नॉर्मली अगर आपको कोई दांतों का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने रेकमेंड किया तो उस टाइम किया, मैंने भी उसी टाइम किया, नॉर्मली रूटीन में नहीं रखा। क्या नॉर्मल रूटीन में माउथ वॉश रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना भी चाहिए तो क्या उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी हो सकती है जो हम नॉर्मली इजीली जो आप घर में भी जिसको कर सकें? देखिए नंबर 1 तो ये कि अगर आप ब्रश जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तरीके से करें तो उसकी शायद फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है। एक चीज़ है अगर हम उसको कपड़े धोने पानी इसमें बहा रहे हैं और एक इसमें रगड़ लगा रहे हैं डायरेक्ट ब्रश की मदद से उस कपड़े को धो रहे हैं, तो दोनों में आप भी जानते हैं कितना फ़र्क आएगा उसके एंड रिजल्ट में। तो अगर आपने एक ब्रशिंग अच्छे तरीके से की है तो उसके बाद माउथ वॉश इतने ज़्यादा मैंडेटरी नहीं रहता है। और सैंडलर में आप अगर उसको करना चाहते हो करें। और उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है एक्चुअली जब मुंह में रख के उस माउथ वॉश को घुमाते हैं और जो विद इन कुछ लोग 10-15 सेकंड के लिए कर लेते हैं, मिनट के लिए शायद कर लें, तो ज़ाहिर सी बात है अगर उसके अंदर कोई उसकी केमिकल कंपोजिशन भी है वो उसका जो इफेक्ट होगा वो 1-2 मिनट के लिए ही होगा जो होगा। अगर हम एक अच्छी ब्रशिंग के बाद एक फोर्सफुल गरारे या कुल्ली कर लें वो भी मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा इफेक्टिव है जितना कि माउथ वॉश है, अनटिल के एक माउथ वॉश किसी डेंटिस्ट ने बाकायदा से प्रिस्क्राइब किया आपको किसी वजह से, उससे हट के फिर ज़्यादा जरूरत। अच्छा मतलब अगर प्रिस्क्राइब किया है हाँ। तो वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए होगा, रिकमेंडेशन उसके बाद आपको उसे छोड़ देना है ना, ज़्यादा जरूरत ठीक है। हाँ और जो नॉर्मली अगर आपको कहते हैं ना मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी कहा जाता है कि वो भी आपको कंटिन्यू यूज़ नहीं करने चाहिए, नॉर्मल आपको जो है एक दवा आपको कोई दे और आप कहें नहीं मैं उसको रोज़ाना यूज़ करना शुरू कर दूँ करती रहूँ, तो ये तो कोई बात। इसी तरह मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको एक टाइम फ्रेम के लिए दी जाती है। अच्छा कोई चाहता है कि मैं स्केलिंग ना करवाऊँ लेकिन मैं पॉलिश कराऊँ, मेरे दांत जो है वो जिस तरह हम कमर्शियल्स पर देखते हैं ना बिल्कुल सफ़ेद मोती जैसे दांत ऐसे होते नहीं हैं, वो सारा कंप्यूटर से काम कर रहे होते हैं, मैंने नहीं देखे अब आपके दौर में ऐसे दांत, अब वो चमकते हुए दांत हों कि वो उसमें से लाइटें पड़ रही हों सामने वालों के, आपने देखे ऐसे कोई दांत देखे हैं? नहीं देखिए अगर मैं कंपेयर करूं तरह तरह के लोग आते हैं तो उसमें अगर कैटेगराइज करें तो कुछ अच्छे दांत बहुत अच्छे भी नजर आते हैं, बहुत बड़े मोटी जैसे लोगों के दांत होते हैं, ऐसे भी नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कैसे हो सकते हैं वो दांत, कोई हल बताएं उसका। तो मैं एक जो सवाल आपका पहला था कि भाई सिर्फ पॉलिशिंग करें उसके लिए, अगर आपको नीड है वो जो कि असेसमेंट की जा सकती है तो पॉलिशिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें कि भाई आपके एक सरफेस है जिसमें स्क्रैचेज हैं, आप उससे उसको एक लश्चरस कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप उसको कोई वाइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप जब बल्ब की तरह चमकता हुआ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी सरफेस स्मूथ कर रहे हैं, तो वो वहीं तक ही काम करेगी। अगर आपको अपने टीथ को मोती की तरह से दिखाना चाहते हैं तो दो चीज़ें, पहले फिर आपको स्केलिंग होनी चाहिए, स्केलिंग अगर नीड है, पॉलिशिंग उसके बाद ज़रूरी हो जाती है, और फिर टीथ वाइटनिंग प्रोसेस है वो भी, और उसके साथ चौथी चीज़ है कि मोती में लड़ी वाले दांत उसको अच्छे लगते हैं जब दांत अपनी जगह पे पोजीशन में सही हो। अब दांत आपके आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन साफ भी हैं तो स्टिल वो जो असल में हमें दांत अच्छी कम नजर आते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब आप ऐसे भी नहीं करें, आप दिल तो रख लेना दूसरों का, अब जो फिलहाल तो कम से कम सफ़ेद और चमकते हुए दांत तो हो जाए, बाकी टेढ़े मेढ़े तो बाद में सही करा लेंगे। देखिए अगर ये दोनों चीज़ एक साथ हो जाती हैं सपोज करें या किसी के नेचुरली दांत बहुत अच्छे हैं पोजीशन वाइज, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, दैट इज़ कि 1+1 3 वाली बात है कि एक दांत तो साफ सुथरे हैं, चमक रहे हैं यानी अच्छे हैं और साथ में वो अच्छी पोजीशन में भी हैं, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो 1 और 1 2 नहीं होगा बल्कि 1 और 1 3 वाला होगा, तो फायदा इस तरह से उसमें। ओके राइट। अच्छा तो अब ये जो हम बात कर रहे थे अभी बिल्कुल वाइट और चमकते, वैसे तो कहते हैं बेशुमार कलर्स होते हैं ना, वाइट की भी बड़ी, ऑफ वाइट की और पर्ल कलर की बड़ी लंबी एक रेंज होती है दांतों की, हर किसी का अलग अलग जो है वो दांतों का शेड होता है। डॉक्टर साहब और अक्सर जो लोग सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं या छालिया का इस्तेमाल करते हैं, इवन कैफ़ीन लेते हैं या चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका भी जो है वो दांतों का कलर ख़राब हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या उस कलर को वापस अपने नॉर्मल जो आपका टूथ का कलर था उस तरफ वापस लाया जा सकता है? हाँ वो लाया जा सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें जो कि अगर आपके टूथ नेचुरली सही कलर में थे मौजूद और आपने एक आउट सोर्स से कुछ चीज़ इनटेक किया, लाइक चॉकलेट्स नहीं है या कॉफ़ी, चॉकलेट से भी होता है, एनीथिंग जो कलर फूड कलर्स होते हैं तो वो कलर जो हैं कंटिन्यूसली अगर हम अच्छी ब्रशिंग नहीं करें तो डिपॉजिट होना चले जाते हैं, वो चाहे सिगरेट के थ्रू हो, चाहे पान छाले के थ्रू हो, चाहे वो फूड कलरिंग एजेंट फूड में मौजूद होते हैं,
तो अगर ये लॉन्ग पीरियड के लिए हम एक्सपोज करेंगे अपनी टीथ को इस तरह के मटेरियल से, तो उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। और इनको अगेन स्केलिंग से हम क्लीन कर सकते हैं, और बहुत अरसे तक अगर कोई करता है तो बाद ये कलर इस टेक्सचर में पेनिट्रेट भी कर जाते हैं, इवन देन वो भी सही हो जाते हैं। तो जो आपका नेचुरल कलर है हम उसको अचीव कर सकते हैं वापस। लेकिन उसके साथ इसको इस तरह से नहीं लें कि लोग ये करना शुरू करते हैं जी हम कर लेंगे फिर जाके करा लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी ब्रशिंग करेंगे तो ये नौबत को आने ना दें, ज़्यादा अच्छी बात है। राइट। क्लोव या लौंग को बहुत जोड़ा जाता है दांतों के हवाले से, क्या सिर्फ दांत के दर्द के लिए ये बेहतर होता है या दांतों की सफाई और ये जो वाइटनिंग की बात करें इसमें भी कारआमद साबित होता है? एक ब्रेक के बाद इस हवाले से भी पूछ लेंगे डॉक्टर साहब से। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर शराज हमारे साथ मौजूद हैं और डेंटल इश्यूज़ दांतों के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0213222070। कोई भी मसला हो दांतों के हवाले से, दर्द हो, अक्सर लोगों को जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, रोज़े में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो और ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है। अब दिल भी नहीं कर रहा होता कि इस वजह से आप जो है वो अपना रोज़ा छोड़ दें। तो सब क्या ऐसी आप कंडीशन बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हुआ हुआ है या कुछ लोगों के गम्स बीट कर रहे होते हैं या दांतों में दर्द होता है, अब रोज़े की हालत है, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में? देखिए, जो लोगों को चीज़ तंग करती है वो दर्द करता है, वरना तो जो ब्लीडिंग गम्स हैं और बैड ब्रेथ है ये सब तो अरसे से चल रही होती है, लोग उसको नोटिस नहीं करते। सो अगर पेन है और रोज़े में है तो एक इंजेक्शन जो पेन को किल कर देते हैं, पेन किलर इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं, उसको लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, वो आप लगा लें। उससे जो होता है कि आपको 6-8 आवर्स का रिलीफ मिल जाएगा, और ये इतना टाइम होगा कि जिस पे आप या एज पर नीड अगर एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं कि आप जैसे रोज़ा खोला उसके बाद आपकी सारी पाबंदियाँ इस मामले से ख़त्म हो जाती हैं, तो आप डेंटिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद वो उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इतनी ज़रूर कर देगा। एमएनसीज़ होती हैं, अगर एमएनसी है इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा और मोर देन 90% रिलीफ मिल जाएगा। तो ये किया जा सकता है। राइट। डॉक्टर साहब, हम लौंग के हवाले से बात कर रहे थे, दर्द के हवाले से बड़ी बेहतरीन होती है और कहते हैं कि जब दांत में दर्द हो तो आप अगर दांत में लौंग रख भी लें तो उससे बहुत फ़ायदा होता भी है लोगों को। तो ऐसा कितना बेहतर है लौंग का इस्तेमाल? जो लौंग का तेल है या ऑयल ऑफ क्लोव आता है, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारे देसी टोटकों में भी है और वैसे भी प्रूवन बात है कि इससे सूदिंग इफेक्ट मिलता है। अच्छा। तो ये हम एज अ डेंटल प्रोसीजर में भी कुछ जगहों में इसकी कंपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और ये फ़ायदेमंद चीज़ें टेस्टेड है, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये जो दूसरा सवाल था आपने इससे पहले कि जिसको वाइटनिंग है इस पर कोई रोल है, ये इसमें कोई रोल मतलब पेन प्रॉब्लम हो जाए तो ये आपको कैंसर तक की तरफ ले जाता है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारियों की जो है वो अलामतें साबित होती हैं अक्सर कंडीशन में। डॉक्टर साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे, हमने दांतों के दाढ़ के हवाले से बात की, तो जो आपका विजडम टूथ होता है ना, जिसे अक्ल दाढ़ कहा जाता है, उसके हवाले से भी कुछ आप मिथ्स में सच शेयर कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि अगर वो निकाल दो तो आईसाइट कमज़ोर हो जाती है या जो दिमाग आपका मेंटली थोड़ा सा आप जो है वो वीक होने लग जाते हैं। वैसे ही काम नहीं कर रहा होगा, लोगों का सारा कसूर उन्होंने विजडम टूथ पे डाल दिया। असल में अक्सर जब फैमिलीज आती हैं तो मियाँ साहब अपनी बेगम को टॉन्ट करते हैं उनकी अकल और इस तरह की बातें करते हैं। पहला सबसे कॉमन ताल्लुक होता है कोई अकल का उससे? नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना। अगर आप एक खुदा न खास्ता एक ऐसा बच्चा हो जो रिटायर्ड हो, जिसे हम मेडिकली कहते हैं कंप्रोमाइज़ हो, आप उसके भी दांत ही निकलते हैं बहुत से टाइम में, तो ये तो बात तय इससे नहीं होती। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी अकलदार नहीं होती, तो क्या हम उनको कहना शुरू कर देंगे जी आपका IQ कम है, IQ कम है, अकल नहीं है। तो इसका ताल्लुक से इतना कि उस एज में आती है, दैट इज़ 18 ईयर्स के बाद आती है अकलदार के, जिससे आप उस वक्त नॉर्मली एडल्ट हो चुके होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी होती है। तो रिलेशन इस बात से है। सबसे जो कॉमन मिस है वो जो लोग पूछते हैं दांत निकालेंगे कि हमारी आईसाइट कमज़ोर हो जाएगी, बिल्कुल कैटेगोरिकली कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये मिथ है और बहुत स्ट्रांगली हमारे माशरे में रन करती है। अगर मैं इसके जवाब में अक्सर उनको ये बोलता हूँ कि देखें फिर तो जो जितने हमारे बुजुर्ग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनके दांत एक भी मुंह में नहीं होता, उन सबको बिल्कुल अंधा होना चाहिए। और जब बच्चे पैदा होते हैं उनके भी एक दांत नहीं होता, उनके साथ भी कुछ मसला होना चाहिए। अगर इनका ताल्लुक आई साइड से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं होने वाला विजन में। विजन आपका एक अलग फिनोमेना है और टीथ आपका एक अलग फिनोमेना है। अच्छा, एक सवाल
लेकिन ये एक पूरा नेटवर्क तो है ना, ये जो हमारा पूरा, अब अपनी आंखों की बात करें, कान की बात करें, सर की बात करें, अगर आप अपना एक दांत निकलवाते हैं तो वो उसका पूरा कनेक्शन यहाँ तक जा रहा होता है, यहाँ पर भी दर्द हो रहा होता है। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया तो आपके कान में भी दर्द जा रहा होता है, आपके गले में भी अक्सर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये नेटवर्क तो है, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड तो हैं ये चीज़ें, पेन तो करती हैं एक दूसरे के लिए। देखिए बेसिकली अगर हम आई की बात कर रहे हैं और दूसरी टीथ की बात कर रहे हैं और इसी तरह से जो करीब में नोज़ ले लें, तो इसकी एग्जांपल है कि आपका घर है, आपका कमरा है, उसमें ना एक स्विच बोर्ड है, कई सारे स्विच लगे हैं, फ़ैन का भी लगा हुआ है, लाइट का भी लगा। अब अगर लाइट का बल्ब आपका ख़राब हो गया, इसका स्विच ख़राब हो गया, इसकी वायर में मसला आ गया है, तो वायर उसी पाइप से गुजर रहे हैं, स्विच भी एक ही जगह लगे हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे यार ये स्विच ख़राब है तो मेरा फ़ैन भी ख़राब हो गया, इसका मतलब है। तो ऐसा नहीं है, चूँकि ये सब करीब करीब होते हैं और एक जैसे हमारे तार इलेक्ट्रिक एक ही पाइप से गुजर रहे हैं, इसलिए नर्व भी काफ़ी सारी जगहों पे एक जगह से गुजर रही होती हैं। तो ये होता है कि आई का या कान का या दांत का दर्द, आगे पीछे छोटा सा तो मुंह है, छोटा सा तो रीजन है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, समझने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ से ताल्लुक़ हो गया। तो आई साइड का मामला तो ख़ास तौर से कि आई बॉल है जो हमारी आँख, उसके बिल्कुल पीछे से नर्व आती है ना, नीचे से नहीं आती, ऊपर से नहीं आती, तो कतन ताल्लुक़ दांत की नर्व है। अच्छा, अब यहाँ जो आपने कहा दांत में दर्द हुआ कान में, क्योंकि बिकॉज नीचे वाला जो जॉ है उसकी नर्व दर्द कान के करीब से गुजरती है। अब वो जो दर्द उसके पूरे तार के रास्ते में होता है, एक तरह से ये नर्व के रास्ते में हो रहा है ना, तो करीब में वो कान भी हो तो वो दर्द आपको महसूस होना शुरू आता है, किसी के कान बजना शुरू होते हैं, टीसे उठना शुरू आती हैं। लेकिन नॉर्मली ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करता। अब ये तो नहीं कि दांत का दर्द है और कान में आप जाके बोले कान भी मेरा निकलवा दो, बाकी चीज़ों को बिल्कुल ही सुतेला बना दिया, वो बेचारे दर्द में बराबर के शरीक हो रहे होते हैं, तो आप उनको मान, लेकिन ये तो नहीं करेंगे ना आप कहेंगे जाके मैं कान निकलवा दूं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह रही, लेकिन हाँ ये तो आप बात मान लेना कि बाकी जो साथ की जो चीज़ें हैं वो बेचारी दुख, वो भी तकलीफ में आ जाती हैं, उनमें भी बाकायदा जो है वो आपको अक्सर इन्फेक्शन फील होने लग जाता है या आपको दर्द फील होने लग जाता है, पेन। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि उनके करीब से जो वेन्स या इस तरह की नर्व्स गुजर रही होती हैं तो वो आपको पेन कर रही होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब एक और बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो सेंसिटिविटी का है, जब भी हम बात कर रहे थे ठंडा गर्म और तमाम चीज़ों के लिए, और अभी ईद आने वाली है, अभी हमने रमज़ान में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाया है। लोग कहते हैं कि वज़न कम कर दिया जाता है, लेकिन ज़रा आप वेइंग मशीन पे खड़े तो हूँ, आपको पता चलेगा कि आपने अपने साथ किया क्या है, तो इसलिए मत खड़े होइएगा वरना ईद जो है वो बड़ी परेशान कुन गुजरेगी। तो डॉक्टर साहब क्या करें सेंसिटिविटी के लिए? देखिए अगर एक इनिशियल लेवल की सेंसिटिविटी, अगर आपको ठंडा पानी पिया, गर्म लिया, हल्की सी टीस उठी ख़त्म हो गई, तो ये इनिशियल इंडिकेशन है कि कहीं पे, चूँकि टूथ का आउटर लेयर जिसे हम इनेमल कहते हैं वो तो बेजान होती है, उसमें कोई जैसे नेल आप काटते हो तो आपको कोई दर्द होता है, इसी तरह इनेमल में भी, या बाल जैसे हैं, इसी की तरह की एग्जांपल है, इसमें आपको कुछ नहीं होना। लेकिन अगर वो किसी तरह से वो स्ट्रक्चर लॉस हो जाए, पिन पॉइंटली भी एक हल्का सा बिल्कुल पिन पॉइंट एरिया भी हट जाए और नीचे की लेयर एक्सपोज हो जाए तो वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो इनिशियली आपको ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप स्टेप्स हैं, नंबर 1 वही अगेन आपके बिल्कुल इनिशियल है, अच्छी ब्रशिंग करें। अगर आप ऐसे टूथपेस्ट आते हैं जो सेंसिटिविटी के लिए के अगेंस्ट काम कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर लें। इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपको डेंटिस्ट को एक्सेस करना चाहिए। वो फिर उस सूरत में उस पर एक कोटिंग जो स्ट्रक्चर लॉस हुआ है, बेजान लेयर हटी है और नीचे से जानदार लेयर जो है वो इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो गया, ठंडे गर्म को, वो इसको जो है फिर कवर कर देते हैं, सही कर देते हैं और ये मामला इनिशियल स्टेज में रिजॉल्व होता है। इसके बाद भी अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें, पेन, ठंडा गर्म बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और फिर आगे ये दर्द की तरफ जाएगा, तो फिर शायद फिलिंग और रूट कैनाल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक शख्स है, उसके दांत जो है ना उस पर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओवरलैपिंग भी है, थोड़े से जो है उसका बाहर की तरफ भी दांत हैं और कैविटी भी है। अब ये एक ही कंडीशन में 2-3 मसाइल हैं और अब उसको स्माइल भी करनी है जो वो नहीं कर पाता खुल के। अब वो किस तरह इन अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेगा 1 बाय 1? उसके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि इस चीज़ को पहले सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद ये चीज़ करे, ताकि आप एक अच्छी और बेहतर स्माइल कर सकें? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही, जब अपने घर उसमें कैविटी या स्ट्रक्चर लॉस हुआ है वो रिस्टोर होना ज़रूरी है, सबसे पहले वो रिस्टोर हो। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि बस की पोजीशन सही नहीं है, एक ये ओवरलैप कर रहा है और एक वो आगे भी है। इसके लिए फिर सबसे कॉमनेस्ट और बेस्ट मेथड है कि वो हम ब्रेसेस करते हैं और उससे उनको ब्रेस करके या पीछे खींच के, टेढ़ा तो सीधा कर देते हैं, आगे तो पीछे कर देते हैं, पीछे तो आगे कर देते हैं, जो भी पोजीशन है वो अपनी जगह पे सही हो जाएगा फिर। अच्छा, ब्रेसेस जो है वो अगर आपके दांत आगे निकले में तो यकीनन वो पीछे भी हो जाएंगे और जो अगर ओवरलैपिंग है आगे पीछे हुए में तो वो अपनी पोजीशन जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी पहले, इस पे भी हमेशा जब भी बात करें तो ये रिसर्च आगे पीछे होती रहती है। पहले कहा गया कि 15-16 साल की उम्र तक होते हैं, अब कहते हैं कि 22 साल की एज तक भी जो है वो ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं। कोई सर्टेन एज लिमिट होती है ये ब्रेसेस लगवाने की? नहीं, अगर इसको हम इस तरह से बात करें कि किस एज तक में कराया जा सकते हैं तो एट 80 ईयर्स में भी आप करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
ब्रेसेस लगवा सकते बिल्कुल हैं? लगवा सकते तो वो हैं। तो फिर जो दूसरे दांत, नकली दांतों पे ही लगवा सकते हैं, असली दांत तो मुझे नहीं लगता बचते होंगे उस उम्र में जाके। नहीं, बहुत से लोग बहुत अच्छे दांत लेके भी 80 साल में चलते हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है। आपने आपकी जो अपना जितना एक्सपीरियंस अभी तक रहा है आपने मैक्सिमम किस एज ग्रुप को जो है यहाँ मेरे जहन में जो है वो 67 ईयर प्लस में मैंने किए हैं केस, जिनके लगाए हैं। ब्रेसेस बिल्कुल। अच्छा, वेरी नाइस माशाल्लाह। ये आपने यहाँ पर हाँ, बिल्कुल सही। देखिए साइंस में कोई फर्क उस नहीं एज में जाकर उनका ख्याल है। आया? वो तो देखें, अगर आप फील करते हैं ना, देखें एक मसला है, हमारे यहाँ मसला ये है कि जब तक दर्द नहीं है तब तक मसला नहीं है। दांत टेढ़ा मेढ़ा होना जो है ना, वो कोई दर्द वाला मामला नहीं है, बल्कि एक सोशल इशू और फंक्शनल, हमारी नज़र से फंक्शनल है कि दांत सही पोजीशन में नहीं होंगे तो काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, और लोगों की नज़र से वो एस्थेटिक, ब्यूटी, फंक्शन, सोशलाइजेशन का इशू है, स्माइल का इशू है। वो जिस एज में जाके सेंसिटिव हो जाएं, फिर जाहिर सी बात है जो आज 67 ईयर का होगा, वो आज से 10-20 साल पहले अवेयरनेस भी बहुत हद तक कम थी, अवेलेबिलिटी भी कम थी लोगों के मुतालिक, ऐसे सेल्फीज और डीपीज का दौर भी नहीं था, सोशलाइजेशन बहुत नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। अब डिमांड भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, और लोगों की अवेलेबिलिटी जो कम्पिटेंट इनफ हैं जो इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं वो भी बढ़े। ओके, राइट। तो अब जो है माशाल्लाह से आप देखें एक जो 60 प्लस, बल्कि मैं ये कहूँ कि 67 ईयर्स आपने बताया कि जो उस एज में अगर कोई शख्स ये चाहता है कि नहीं अब मुझे अब बस मैं ये तो ज़िंदगी की अलामत है ना कि आप हर उम्र के हर हिस्से में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और आपको लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ तो आपको करना चाहिए, और उसमें आपकी अपनी एफर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्माइल अच्छी नहीं है तो आप ज़रूर जाएँ और डॉक्टर से जाके आप कंसल्ट करें, कोई ना कोई ऑप्शन आपको ज़रूर मिल जाता है। डॉक्टर साहब, टाइम लिमिट बड़ी ज़्यादा है, 2 साल 1.5 साल ऐसा ही है या जल्दी भी हो जाता है? देखिए इसकी केस रेंज है, हर कोई एक जैसा कि पेशेंट तो होता नहीं है, तो 6 मंथ में भी ट्रीटमेंट होती है, 12 मंथ में, 11 मंथ में हो सकती हैं, 3 इयर्स भी चलती हैं, 2 इयर्स भी चलती हैं। लोगों में ज़्यादातर जो है मशहूर वो है कि 2-2.5 साल का काम होता है। ये केस टू केस है, अगेन 6 मंथ में भी होता है, तो इतना इशू नहीं है, देखना पड़ेगा केस क्या, उसके हिसाब से ट्रीट हो जाता है। अच्छा, ओके, राइट। ब्रेक लेना है हमें? ओके, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कुछ लोग ऐसे भी जिनको हमने देखा कि उन्होंने वो ब्रेसेस की तरफ नहीं गए और उन्होंने उन दांतों को रिमूव कराया और उसके बाद जो है वो क्राउन लगाया जाता है। इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं जो बड़े कम टाइम में हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे। और वो क्या हैं, क्योंकि असली दांत तो असली ही होता है, जब आप उसको रिमूव करा देंगे तो आपने उस चीज़ को खो दिया। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर शराज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम डेंटल प्रॉब्लम के हवाले से बात कर रहे हैं। रमज़ान से पहले भी डेफिनेटली हमने ये बात की थी कि आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, आप अपने मेडिकल तमाम टेस्ट भी कराएं, अपने डेंटल इश्यूज़ को भी डिस्कस करें। और अब भी जो है ईद से पहले, वैसे कम दिन रह गए हैं लेकिन फिर भी आप ज़रूर जाएं, जो भी आपकी डेंटल प्रॉब्लम है आप वो जाकर डिस्कस करें ताकि आप अच्छे से जो है अपनी ईद को आप एंजॉय कर सकें। डॉक्टर साहब, हम अभी ब्रेसेस की बात कर रहे थे, अब एक शख्स है वो उसके पास इतना टाइम नहीं है, वैसे तो हो डेफिनेटली आपको टाइम होना चाहिए अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो, और वो चाहता है कि जो आपके जो उसके फ्रंटल जो डिस्प्ले के 2 दांत हैं वो ठीक हो जाएं या एक ऐसी प्रॉपर जो है वो शेप में आ जाएं। तो क्या ब्रेसेस के अलावा और कोई ऑप्शंस हैं जो आप अपने पेशेंट को जो है वो ऑफ़र करते हैं? अच्छा देखिए, उसमें बिल्कुल हैं ऑप्शन। उसमें ये होता है कि कुछ टीथ अगर आगे पीछे हैं थोड़े से अपनी जगह पे, तो उसको हटाकर या उन्हीं के ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ लगा देते हैं, जैसे कैप, क्राउन, ब्रिज कहते हैं, समटाइम्स भी चीज़ है वो भी करते हैं। तो इनकी वजह से आपके दांत जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, अपेरेंटली सीधे हो जाते हैं। एक्चुअली तो अगर हम उनके डेप्थ में देखेंगे तो वो सही नहीं हुए होंगे, लेकिन लोगों को नज़र आएंगे सीधे हुए हैं। फ़ायदा इसका ये है कि बिल्कुल क्विक फिक्स है, जल्दी हो जाता है, एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर उसमें क्या होता है, आपके अपने दांत हैं वो निकाल दिए जाते हैं? कुछ केसेस में हो सकता है निकाल दें, कुछ केसेस में उनको ट्रिम कर लें, ये केस टू केस होगा। अच्छा, कुछ केसेस में रूट्स रहने देते हैं आप लोग, ऊपर की दांतों को ट्रिम करके और उस पर क्राउन जिसे हम कहते हैं, और कुछ केसेस में कुछ दांत निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें यह देख लीजिएगा, ये हर पेशेंट को अफोर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके दांतों को पीछे खींचना है, सपोज करें आपके दांत आपको लगता है आगे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी इसमें स्लिम है। ठीक है, ये कुछ केसेस लिमिट तक तो है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो इतना अच्छा नहीं रहेगा।
क्योंकि सिर्फ दांत आगे नहीं होते बल्कि दांत की जड़ें हड्डी भी लगे तो हड्डी भी उसके साथ साथ आगे होती है। अब आप दांत को तो पीछे बना देंगे लेकिन आप हड्डी को पीछे नहीं कर हाँ, सकते। वो जो आपकी जो शेप होती जो शेप है वो शेप को आप चेंज नहीं कर सकते अनटिल कि हम ब्रेसेस में जाएं या कुछ केसेस में अदरवाइज और बुरा आपका फेस खराब हो वो और ख़राब हो जाए, वो एस्थेटिकली अनप्लीजिंग होगा और इरिटेट करेगा ना, आई के लिए वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब जो सवाल बेसिकली उठता है कि भाई लोग सबसे ज़्यादा इसकी वजह से क्विक फिक्स चाहते हैं और स्विच इसलिए होना चाहते हैं कि भाई जो ब्रेसेस है तो उसके तार होते हैं और उसके साथ कुछ मेटल की चीज़ें लगी तो नज़र आती हैं तो सोशलाइजेशन का इशू आता है। तो उसमें फिर नई इन्वेंशन भी है, उसमें कुछ ब्रेसेस ऐसे हैं जो ज़बान की तरफ वाली सरफेस पे दांतों के लग जाते हैं जो नज़र नहीं आते। अच्छा, ओके। इसके अलावा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक की तरह की चीज़ होती है उसको भी हम पहना देते हैं और वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते और उसके बावजूद भी आपके ब्रेसेस की ट्रीटमेंट चल सकती है। यहाँ होना शुरू यहाँ बिल्कुल होते हैं। ओके, वेरी नाइस। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो क्विक फिक्स की हम बात करें, अच्छा इसमें मैं यहाँ बात ज़रूर कर रही हूँ लेकिन मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि ऐसे ऑप्शंस पर कम ही जाना चाहिए क्योंकि अच्छा भी डॉक्टर जो है वो यही चाहेगा क्योंकि जो आपका ओरिजिनल टीथ है उसी को सेव किया जाए, उसी को ट्रीटमेंट करके कोई बात नहीं थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आपका असली दांत जो है वही सेफ हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब अगर इन तमाम ट्रीटमेंट्स की तरफ जाया भी जाता है, आपने जिस तरह कहा कि क्राउन लगाया जाता है या रूट्स को सेव करके उसके ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर रख दिया जाता है, इनमें इनके ड्रॉबैक्स भी होते होंगे, नुकसानात भी होते होंगे, वो क्या हैं? देखिए ना, एक तो आप एक नेचुरल स्ट्रक्चर को जो कि हेल्दी है राइट नाउ सिर्फ पोजीशन में सही नहीं है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ उसको आर्टिफिशियली पोजीशन सही करके करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। आप एक नेचुरल स्ट्रक्चर को लॉस कर रहे हैं। ठीक है। फिर जब हम एक आर्टिफिशियल चीज़ लगाते हैं तो कोई शख्स आपको ये नहीं बोलेगा ये ज़िंदगी भर चलेगा, ठीक है। सो ये लॉन्ग लाइफ ज़रूर होगा, लाइफ लॉन्ग कोई चीज़ नहीं होगी आर्टिफिशियल जो लगी। क्यों? क्योंकि बॉडी डायनेमिक टिश्यू है, इसकी सारी ईजिंग है, ग्रोथ है, तब्दीली हो रही है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज़ है बिल्कुल एक बेजान चीज़ है, तो वक्त के साथ आपको उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बात का ध्यान रख लीजिए कि एक जब आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो आपको कुछ अर्से बाद रिप्लेस कराना होगा, वो टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकती है लेकिन बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, जाहिर से जब आप बार बार रिप्लेस करेंगे आपकी कॉस्टिंग इस वाले मामले में दोबारा से उठ के सामने आएगी। तो और नंबर 3 थिंग ये है कि आपको उसके बाद अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक जानदार चीज़ जो होती है ना वो अगर उसके साथ आप उसको निगलेक्ट करें तो वो बोलती है, वो ये ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, दर्द होगा, जान चीज़ नहीं बोलेगी लेकिन वो अंदर अंदर हो सकता है कुछ चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर तो वो फिर बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि आपने अपने दांत को सीधा करा लिया है, आर्टिफिशियली सही है, इस्टेब्लिश प्रोसीजर है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो नॉर्मली अच्छा डेंटिस्ट ये करेगा कि वो पहले नंबर पे आपको असेस करेगा कि आप एक ओरल हाइजीन मेंटेन करने में कितने सीरियस हैं और कितने कॉम्पिटेंट हैं। अगर आप सीरियस नहीं हैं, वो देखता है एक आध दफ़ा विजिट में या एक टाइम फ्रेम भी दे सकते हो और कह सकता है कि 1-2 महीने बाद आप मेरे पास आएँ और मैं आपको रीचेक करूँगा कि आपने ओरल हाइजीन कितनी मेंटेन की है और उसे डॉक्यूमेंट करूँगा। अगर आप एक अच्छे ओरल हाइजीन मेंटेन करने वाले नहीं हैं पेशेंट तो फिर एक अच्छे कैंडिडेट भी नहीं इस तरह की चीज़ होगी। ओके, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है करने के लिए। तो डॉक्टर साहब लेकिन ये ओरल हाइजीन तो डेफिनेटली अगर आपने इन ट्रीटमेंट्स को कराया तो आप और जो है उस लाइन पर आ जाते हैं जहाँ पर ये आपकी फिर जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम इस तरह की ओरल हाइजीन का ख्याल करें। लेकिन वो तमाम लोग जो जिस तरह हम अभी जिक्र कर रहे थे कि पान या छालें ये तमाम चीज़ें खा रहे होते हैं और अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाती है उनको और वो छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो जो निशानात हैं या जो स्कार्स हैं वो उनके दांतों पे रह जाते हैं, तो फिर उनको बार बार स्केलिंग करानी होगी, किस तरह वो उन तमाम अपने दांतों को रिपेयर कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ फूड कलरिंग एजेंट या पान छालिया में जो हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं, ब्राउन से ज़्यादातर होता है, वो उसका नुकसान ये होता है कि एक तो सरफेस पे डिपॉजिट होते ही हैं लेकिन वो पेनिट्रेट भी स्ट्रक्चर में कर जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम एक स्केलिंग, ताकि जो ग्रॉस डेब्रिस जमा हो गया जैसे हम प्लाक, कैलकुलस, स्टेन कुछ भी कह लें, वो रिमूव कर दें और जो स्ट्रक्चरल पेनिट्रेशन है उसको फिर हम सही करें। वो फिर वही अगेन टीथ वाइटनिंग है, कुछ केसेस में वीनियर्स या कैप या क्राउन हो सकते हैं या ब्रिज हो सकते हैं इनकी, और या एयर एब्रेशन एक टेक्निक है, लेज़र वाइटनिंग है, इन सब की मदद से ये चीज़ें सही की जा सकती हैं। उसके बाद वो अगर अच्छी ब्रशिंग करेंगे, हैबिट पे दोबारा वापस ही जाते हैं, ये मेंटेन रहेगा। अच्छा, मैं भी ये सोच रही थी कि जो आप अभी ब्रेसेस की बात कर रहे थे, जब मेरे टीथ आपके जाते हैं और आपके जो स्ट्रॉन्ग टीथ हैं जब वो आ रहे होते हैं तो उसी टाइम डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये ओवरलैप आ रहे हैं या किस तरह के जो हैं वो आपके दांत हैं, तमाम प्रॉब्लम। क्या ऐसा कुछ प्रोसीजर किया जा सकता है कि जब आपके दूध के दांत टूट कर और आपके दूसरे दांत आएँ, अब लोगों के दांत आते हैं तो अक्सर वो बेशतर हर दूसरे शख्स के टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे होते हैं, ओवरलैप ही हो रहा होता है,
लेकिन पहले लोगों में इतना ज़्यादा ये नहीं होता था कि आप उसी स्टेज पर उस चीज़ को स्टॉप कर लें कि आपको इस तरह के ट्रीटमेंट्स पर, ब्रेसेस पर या ये क्राउन, इन तमाम चीज़ों की तरफ ना बढ़ना पड़े। लेकिन जो ब्रेसेस हैं वो अगर हम उसको ब्रॉडली देखें वो 3 कैटेगरीज में, एक है प्रिवेंटिव, यानी हम ऐसे ब्रेसेस लगाते हैं या ऐसी इंटरवेंशन करते हैं, वो हो सकता है ब्रेसेस की तरह आपको नज़र ना आ रही हो, कुछ और शक्ल में हो, कि एक चीज़ को होने ही नहीं दें, प्रिवेंट कर देंगे, दांत को टेढ़ा निकलने ही नहीं दें या टेढ़ा किस एज में लगेंगे? ये हम असेसमेंट कर लेते हैं 6, 9, 11 में। तो अगर परमानेंटली जैसे निकलना शुरू होता है 6 ईयर के बाद, दूध के दांत पे आप लगा देते हैं? दूध के दांत में नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्रेसेस से ताल्लुक़ रखती हैं हम बिल्कुल मिक्स दांतों में, जिसमें कुछ दूध के दांत भी आ गए हैं और कुछ परमानेंट लगा सकते हैं, कर सकते हैं। इससे आपके दांतों को हम सीधा कर दें, या उससे पहले भी अगर हम असेस कर लेते हैं, अगर आप हमारे पास 6 ईयर या उससे ज़रा से पहले आ जाएँ, जिसको हम कहते हैं 6, 9 और 11 में ज़रूर आना चाहिए, तो उसमें हम ये असेस कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 ईयर में आए या 5 ईयर्स में आए, तो हम 40% टाइम पे आपको बता सकते हैं कि इसके दांत क्राउडेड, 40% टाइम पे क्राउडेड होंगे या नहीं होंगे, चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो अगर हमें लग रहा है चांसेस हैं तो फिर हम, और उसकी नीड है तो हम ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं इससे इसकी चीज़ें नहीं हों ये। ठीक है, या अगर सीवियर है तो वो मॉडरेट या मिनिमम उसकी सीवियरिटी में चली जाए। सो एक बात है 6, 9, तो एक है प्रिवेंटिव, एक है इंटरसेप्टिव। एक चीज़ होती हुई नज़र आ रही है कि भाई 4 दांत निकल आए, टेढ़े आए, लेकिन अभी कुछ और दांत आने वाले हैं, तो हम कह रहे हैं कि यार हमें पता चल रहा है कि दांत ख़राब आएंगे, तो हम इंटरसेप्ट करेंगे और मज़ीद जो दांतों को जो ख़राब है उनको सही भी करेंगे, और जो मज़ीद जो आ रहे हैं उनको गाइड करेंगे कि अपनी जगह पे इधर आओ, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, टेढ़े नहीं हो, सीधे रहो, ये करती है, इंटरसेप्टिव है। और ज़्यादातर जो ब्रेसेस लोग हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि उनमें सोशलाइजेशन ऐसे 11 से 15 साल में लोग ज़रा सोशली सेंसिटिव हो जाते हैं, शीशे के सामने खड़े होना शुरू आते हैं, मेकअप शुरू आता है, तो उस वक्त इन पे चूँकि ज़्यादातर दांत निकल चुके होते हैं, ऑलमोस्ट 12 साल के बाद कंप्लीट हो रहा होता है सेट, तो लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पे आते हैं, उस सूरत में हम करेक्टिव ब्रेसेस लगाते हैं कि भाई चीज़ हो चुकी है, अब हमने उसको सारे को सही करना। तो तीनों जगहों पे ऑप्शन हैं हमारे माशरे में। ये ज़्यादातर लोग करेक्टिव स्टेज में आते हैं, उसमें भी मिथ है। ये प्रिवेंटिव जो है ये लगवाते हैं लोग, इतनी अवेयरनेस है लोगों के अंदर? अब अवेयरनेस का लेवल डे बाई डे बढ़ रहा है, बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ 6, 9, 11 में ज़रूर दिखाएं, ठीक है। और 6 में नहीं दिखाया और 7 का बच्चा आ जाए तो 7 में दिखा दें, कोई हर्ज नहीं है। और अगर 12 गुजर चुकी है तो ये नहीं, सबसे ज़्यादा जो मिथ हमारी रन कर रही है लोगों में, और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स की तरफ से भी ये है कि नहीं 12 के बाद ब्रेसेस नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा 80 ईयर्स में भी ले सकते हैं, तो एट एनी एज आप ब्रेसेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दी जो कैंडिडेट है ना, वो अडल्ट हैं, अबव एज 18 हैं, जिनको डिमांड है कि उनको ब्रेसेस लगाए जाएँ ताकि उनके दांत सही हो। राइट। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डेंटल के हवाले से बड़ी समझनी कि कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों का बहुत ख्याल भी रखते हैं। अच्छा, एक खातून थी और उनका मुझे जहाँ तक याद पड़ता है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था कि अगर एक आपका दांत जो है वो टूट के गिर जाता है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो नॉर्मली अक्सर लोग जो है वो आर्टिफिशियल टीथ या इस तरह की कोई चीज़ लगाते हैं। सो वो अक्सर ऐसा होता है कि आपके बाकी दांतों से बड़ा मुख्तलिफ भी लग रहा होता है और फील भी हो रहा होता है, क्योंकि अगर आपका डिस्प्ले का दांत हो, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप ऐसा फील हो कि वो आपका ओरिजिनल दांत ही है? देखें, अगर आप ये करेंगे एक सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट है, अब सिंगल टूथ अगर आपको लोकेशन पे पोस्टीरियर टीथ जो कि पीछे के दांत होते हैं, दाढ़े जिनको कहते हैं, वो नॉर्मली बातचीत करते हुए नज़र नहीं आते, तो लोग उस पर इतना सेंसिटिव नहीं होते, सामने के दांतों पे होते हैं। नंबर 1, एक अच्छा अगर तरीके से उस दांत पे काम किया होगा, जैसे हम कहते हैं कि उसका नाप सही तरीके से लिया गया हो और उसको बनाने वाला बंदा भी बहुत अच्छा स्किल वाला हो, तो ये चीज़ आम आदमी कैच नहीं कर सकता। अच्छा। टेक्निकल आदमी जैसे मैं बैठा हूँ तो या मुझे जैसा कोई और डॉक्टर हमारे दोस्त हैं तो वो बिल्कुल कैच कर लेंगे, वो बोले कितना, क्योंकि वो एक उनका काम है, उनको पता है डेफिनेटली कि ये पोर्सलिन है या ये ओरिजिनल टीथ है। पोर्सलिन वो बिल्कुल पकड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि फिर हम पोर्सलिन जिसके जिक्र किया आपने, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आएंगी। कॉमनली हम प्रेफर करेंगे कि आगे के दांत, नॉर्मली पोर्सलिन जो उर्दू में हम कहते हैं चीनी के बर्तन होते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसी तरह अगर दांत जब हम सिर्फ चीनी के बर्तन या पोर्सलिन का प्योर बना दें तो उसमें फोर्सेस चबाने की इतनी ज़्यादा होती है कि वो टूटने का डर होता है, तो इसलिए उसको रीइंफोर्स करने के लिए उसके अंदर एक सब स्ट्रक्चर या मेटल जैसे हम छत पे रॉडें डाल देते हैं, तो उसकी ऐसे एक थोड़ा सा लोगों में एक झलक आती है कि थोड़ा आर्टिफिशियल लुक आता है। आगे के दांतों में नई टेक्निक ऐसे मटीरियल आ गए हैं जो प्योरली टूथ कलर के होते हैं, कोई मेटल इन्वॉल्व, जिरकोनियम, बिल्कुल मैं इसकी जिक्र कर रहा था, जिरकोनियम के हैं, प्योरली नो मेटल इसमें इन्वॉल्व है, हाईली एस्थेटिक हैं, आप बिल्कुल हाईली एक्सपेंसिव हैं, ये भी बोल देना, आप पूरी बात कह रहे हैं। हाईली
सो जैसे एक नई चीज़ आई ना, देखें जो हम पोर्सिन फ्यूस्टर मेटल की बात कर रहे हैं, जो कॉमनली लोग लगाते हैं, वो बहुत पुरानी है। तो जैसे जैसे चीज़ कॉमन हो जाती है उसकी कॉस्ट नीचे आती है। जितनी नई इन्वेंशन आती है वो इनिशियली महंगी होती हैं, लेकिन जिस दिन ये कॉमन हो जाएगी, से पहले ही पता चला ज़िरकोनियम के बारे में कि वो आया है। और जैसे और ज़िरकोनियम, उसके लिए और भी बहुत से मटेरियल आए हैं इस तरह के। ये नहीं सिर्फ एक ज़िरकोनियम है बल्कि और भी मटेरियल्स हैं। तो लेकिन अगेन जैसे लोगों को पता नहीं है ना, तो लोग फिर होता है कि शायद ऑफर भी कम होता है, फिर